हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इट इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसकी जनरल फॉर्म होती है a1 a नॉट x, इट इज a नॉट x d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस a1x dy by dx प्लस a2x y is equal to function fx. This is the general form of second order linear differential equation with variable coefficient. Focus on this left hand side. इसमें क्या है, सेकेंड ऑर्डर, दैट इज जो इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो ऑर्डर 2 होना चाहिए एंड इट मस्ट बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली कंडीशन y एंड डेरिवेटिव ऑफ y, जिसको हम लिख सकते हैं yn इन जनरल. yn must have power 1. Second point, there must be no product that is between derivative and the dependent variable. Y is a dependent variable, उसका product नहीं होना चाहिए derivative of y से. It could be y dash, y double dash and any derivative further, ये नहीं होना चाहिए. Third, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए y और उसके डेरिवेटिव का, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का. मस्ट बी नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव. एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कैसे, मतलब साइन, कॉस, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, दीज आर. हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. पावर सभी की 1 है, y का किसी भी डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं है एंड कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है. ये क्या है, a2x. अगर यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा तो वो x का आएगा, ना कि y का और ना ही उसके डेरिवेटिव का. सो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट. जो कोफिशिएंट है y डबल डैश का, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a नॉट x y डबल डैश, दिस इज द नोटेशन, प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इज इक्वल टू fx. इसमें जो कोफिशिएंट है a नॉट x, a1x एंड a2x, दीज आर वेरिएबल कोफिशिएंट. मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा, हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स होंगे. पहला, हमें होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करना होगा एंड देन नॉन होमोजीनियस. अब ये क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट की जब डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक होमोजीनियस में और एक नॉन होमोजीनियस में. अब ये जो फॉर्म है, दिस इज नॉन होमोजीनियस एंड ये होमोजीनियस कब होगी, when right hand side is 0, a naught x y double dash plus a1x. Now we have 2 forms, first, second. This one non-homogeneous and this is homogeneous. अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है इट इज एज इट इज, बट यहाँ पे जो कंडीशंस आ रही है फॉर नॉन होमोजेनियस इज इट कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे कोई फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो फंक्शन होगा x का. और अगर होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड क्या होगी, 0. पर जब हम होमोजीनियस सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस के लिए जो सॉल्यूशन आता है yx, वो क्या आता है, cf. cf इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एंड जो नॉन होमोजीनियस के लिए सॉल्यूशन आता है वो आता है yx इज इक्वल टू cf प्लस pi, जिसमें cf हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड pi होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब हमें इसी से पता चल रहा है ये जो cf है ये किसके लिए, सिर्फ होमोजीनियस पार्ट के लिए. इसलिए जब हम नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं तो उसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. पहले हम उसको एज अ होमोजीनियस लेके सॉल्व करेंगे, देन हम उसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे जो उसकी नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए होगा. दैट इज cf के लिए हम होमोजीनियस पार्ट कंडीशन करेंगे, pi के लिए हम पूरी इक्वेशन एज अ नॉन होमोजीनियस पार्ट कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास पूरा सॉल्यूशन आएगा. नाउ इसे सॉल्व कैसे करना है, जब भी हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं. अब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स जिसमें जो फॉर्म होती है इट इज a नॉट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस a1 dy बाई dx प्लस a2 y इज इक्वल टू fx या फिर qx. ये होती है कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए
डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म, एंड इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है। हम नॉन होमोजीनियस ही लेके चलेंगे, उसी में ही CF वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। इसमें CF कैसे फाइंड आउट करते हैं और PI कैसे फाइंड आउट करते हैं। CF फाइंड आउट करने के लिए हम होमोजीनियस पार्ट लेते हैं, दैट इज A0 y डबल डैश प्लस A1 y डैश प्लस A2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द होमोजीनियस पार्ट जो हम कंसिडर कर सकते हैं। और जो PI वाला है उसमें जो फॉर्मूला होता है PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d, एंड जो फंक्शन होता है राइट हैंड साइड पे वो दैट इज QX। ये होता है फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये होमोजीनियस पार्ट के लिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, देन रूट्स फाइंड आउट करनी होती है, एंड देन बेस्ड ऑन रूट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। मोस्टली हमारे पास 3 होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि बेस्ड ऑन रूट आता है, रूट्स कैसी हैं उस हिसाब से फॉर्मूला आएगा। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो अलग फॉर्मूला, रियल एंड रिपीटेड है तो अलग, और कॉम्प्लेक्स है तो अलग। अब इसके लिए हमें तीनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए हियर वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए हमें CF फाइंड आउट करना आना चाहिए और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। हम नॉन होमोजीनियस कंसिडर करके चलेंगे, उसमें दोनों पार्ट्स कवर हो जाएंगे, CF का भी और PI का भी, क्योंकि अगर होमोजीनियस है तो हमें सिर्फ CF चाहिए होता है, बट अगर नॉन होमोजीनियस है तो हमें दोनों चाहिए होते हैं। तो इन दिस वे हमारे पास होमोजीनियस वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। अब इसमें CF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी इक्वेशन गिवन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डेरिवेटिव होता है yn ले लेते हैं, इट इज yn इज nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय नोटेशन कैपिटल D की पावर n। दिस इम्प्लाइज कि जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है n, बट इसको सॉल्व करने के लिए हम d को m लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है m रेज़ टू द पावर n। बट ये n ऑर्डर इम्प्लाई नहीं करता, ये सिर्फ पावर है, क्योंकि हमें क्या बनानी होती है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी होती है जिसे सॉल्व करके हम रूट्स फाइंड आउट कर सकें। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगी, सपोज हमारे पास यही वाली फॉर्म है, A0 y डबल डैश प्लस A1 y डैश प्लस A2y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम yn को mn की फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज A0 m स्क्वायर प्लस A1 m प्लस A2 इज इक्वल टू 0, जिसमें y क्या हो जाता है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल वो 1 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए हम m ले रहे हैं, और जो विदाउट डेरिवेटिव है जैसे सिंपल डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज इक्वल टू 1। हमारे पास अभी कौन सी फॉर्मेशन आ गई है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म की, एंड इसकी रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस px dy बाई dx प्लस qxy इज इक्वल टू 0। दैट इज हमें क्या करना होता है, जो डेरिवेटिव जो कोफिशिएंट होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, उसको 1 करना होता है, दैट इज जो यहाँ पे 1 किया हुआ है। ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ही हमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है। दैट इज अगर हम इसे कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखेंगे, ये भी क्या है, यहाँ पे px और qx आ रहे हैं, मतलब फंक्शन ऑफ x आ रहे हैं दोनों, तो ये क्या हो गया वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए। अगर इसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में लिखेंगे तो हो जाएगा y डबल डैश प्लस ay डैश प्लस by इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओवरऑल हमें क्या ही करना है, वेरिएबल को कांस्टेंट में करना है, उसके मेथड सब हम अभी आगे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि CF एंड PI कैसे आएगा फॉर कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसमें CF के लिए हमें पता चल गए कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। हमें क्या करना है, जो y डबल डैश है उसे m स्क्वायर ले लेंगे, y डैश को m ले लेंगे, और y हमारा हो जाएगा 1। इससे हमारे पास क्या आएगी, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप इज डन। नेक्स्ट रूट। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, रूट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब रूट्स के बेस्ड ऑन रूट्स हमारे पास आता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में पुट करने के बाद वैल्यूज हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन। अब रूट्स हमारे पास 3 तरीके की आएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, रियल एंड रिपीटेड हो सकती हैं, और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। सिंस हम सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 ही रूट्स होंगी, इधर वो एक जैसी होंगी या फिर वो अलग होंगी और या फिर वो कॉम्प्लेक्स होंगी। फॉर्मूला फॉर CF क्या होगा, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट
इट इज c1 e रेज टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x। और अगर और भी रूट्स हैं, मतलब ये तो अभी सेकंड ऑर्डर है, हमारे पास और भी ज़्यादा ऑर्डर होता है जब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, जितनी रूट्स होंगी ऐसे ही। सपोज हम इन जनरल लिख लेते हैं फॉर nth रूट m1 m2 एंड सो ऑन टिल mn। तो ये ऐसे चला जाएगा टिल cn e रेज टू द पावर mnx। अगर हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स हैं, मतलब इसका क्या मतलब है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू सो ऑन mn, रूट्स आपस में इक्वल हैं, देन इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 प्लस एक्स क्यूब c4 एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। सिंस रूट्स कॉमन है तो फाइनली लास्ट में आ जाएगा e रेज टू द पावर mx। सारे आपस में इक्वल है, हम इसे किसी एक नंबर m के इक्वल मान लेंगे एंड इन लास्ट हम लिख देंगे e रेज टू द पावर mx। अब कॉम्प्लेक्स, जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये हमेशा पेयर में आता है, तो इसमें ऑड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऑड रूट्स हैं भी, सपोज 3 रूट्स हैं, तो एक रियल होगी और 2 कॉम्प्लेक्स, और इसकी फॉर्म होती है a प्लस माइनस आयोटा b। 2 के लिए क्या होगा, फॉर्मूला e रेज टू द पावर ax इन ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये हो गया CF के लिए। नाउ रिकॉल द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे एंड CF पर भी। पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म है 1/f ऑफ d एंड qx। पर्टिकुलर इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उसी के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब qx कोई फंक्शन होगा ऑन द राइट हैंड साइड, एफ डी क्या है, हमारा डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो कौन सा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाला डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्यू एफ एक्स लिखा है तो क्यू एफ एक्स ले लेता है। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसके लिए कैसे पी आई निकलता है, पहला होता है हमारे पास जनरल मेथड। ये हमारा हर एक फंक्शन के लिए होगा कि क्यू एक्स कोई भी फंक्शन हो, हर एक फंक्शन पे अप्लाई होगा। ये क्या होता है 1/d माइनस ए क्यू एक्स। ये जो एफ डी होता है इसको हम d माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है d क्या होता है, nth डेरिवेटिव के लिए हम कह लेते हैं dn इज इक्वल टू dny बाय dxn nth डेरिवेटिव। अब हमारे पास d स्क्वायर y है तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस a कैपिटल D प्लस b एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा y कॉमन इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पे y भी आएगा। सिंपल d होता है हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर होता है सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड जिस भी वेरिएबल का है वो यहाँ पे ऐसे आ जाता है dy और d स्क्वायर y की फॉर्म में, इसलिए हमने क्या कर लिया y बाहर ले लिया कॉमन इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब हमें क्या करना होता है, एफ डी का मतलब है ये वाली फॉर्म लेके चलनी है हमें, और इसे d माइनस ए मतलब एक लीनियर फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे हम, फैक्टर्स करने के बाद। अब फैक्टर्स हम ऑलरेडी सी एफ वाले पार्ट में कर लेंगे जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, वो फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे एंड इट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस ax qx dx। दिस इज द फॉर्म। हियर अगर हम y यूज कर रहे हैं तो dn के साथ यहाँ पे y आना चाहिए, क्योंकि dn का मतलब होता है सिर्फ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड nth डेरिवेटिव। जब हम y लगा देते हैं इसका मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो पहला मेथड हो गया जनरल मेथड जो हर एक फंक्शन के लिए। अब हमारे पास आते हैं कुछ केसेस जो होते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। पहला e रेज टू द पावर ax की फॉर्म है, अगर फंक्शन की फॉर्म e रेज टू द पावर ax है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, पी आई हो जाएगा 1/f ऑफ d e रेज टू द पावर ax। इसमें स्टेप्स क्या होता है, वी हैव फर्स्ट स्टेप रिप्लेस, इसमें हमें फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे, रिप्लेस d बाय a। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है इफ f ऑफ a इज 0 देन मल्टीप्लाई x in numerator and take derivative with respect to d in denominator। यहाँ पे जब हम रिप्लेस करते हैं d को बाय a तो हमारा ये f ऑफ d किस में चला जाता है, f ऑफ a में। अब ये सॉल्यूशन हमारा जब माना जाएगा जब ये f ऑफ a नॉन जीरो है। अगर ये जीरो आ गया तो इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगी,
इसलिए एफ ऑफ ए का नॉन जीरो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए एफ ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो। बट इफ़ एफ ऑफ ए इज़ जीरो देन हम क्या करते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ले लेता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश डी। एंड ये भी सॉल्यूशन जब होगा जब एफ डैश डी नॉन जीरो होगा। एफ डैश डी मस्ट बी ए मस्ट बी नॉन जीरो। अब इसमें हमने डेरिवेटिव ले लिया, वापस से क्या करेंगे, स्टेप 1 रिपीट करेंगे, मतलब डी को ए से रिप्लेस करेंगे सच दैट ये नॉन जीरो आना चाहिए। बट अगेन इन केस ये जीरो आ जाता है देन दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर की मतलब एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, देन पी आई क्या हो जाएगा थर्ड केस में, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स, एंड सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का इन डिनोमिनेटर। देन अगेन इसका वैल्यू ए की वैल्यू पुट करने पे नॉन जीरो आनी चाहिए। ऐसे ही रिपीट होता रहेगा जब तक हमारे पास ये सॉल्यूशन नॉन जीरो में ना आ जाए, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये नॉन जीरो फॉर्म में ना आ जाए। एंड थर्ड स्टेप, रिपीट टिल nth डेरिवेटिव मान लेते हैं जब तक आना हो, ऑन पुटिंग वैल्यू a इज नॉन जीरो। नेक्स्ट, जब e रेज टू द पावर x की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म आती है। अगर f ऑफ d की फॉर्म है d माइनस a रेज टू द पावर n फाई ऑफ d सच दैट फाई ऑफ a की वैल्यू पुट करने पे इट इज नॉन जीरो, देन 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू एक्स हम क्या लेके चल रहे हैं, ई रेज टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल फाई ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला। ये हम पर्टिकुलर जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ डी की ये फॉर्म होती है, जिसमें हमारे पास एक फाई डी होना चाहिए और डी माइनस ए रेज टू द पावर एन की फॉर्म होनी चाहिए। नोटिस दिस, ये जो ए हम यूज़ कर रहे हैं ये ए हमारा सेम होना चाहिए एक्सपोनेंट वाली पावर से, मतलब ई रेज टू द पावर ए एक्स वाला ए एंड डी माइनस ए में जो ए है ये दोनों सेम नंबर होने चाहिए। जैसे कि सपोज हमारे पास एफ ऑफ डी की फॉर्म है डी माइनस वन का होल क्यूब एंड डी प्लस टू, एंड हमारे पास जो क्वेश्चन में क्यू एक्स गिवन है वो है ई रेज टू द पावर एक्स, ए दोनों में सेम है 1 एंड ए। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ अगर फंक्शन हमारे पास साइन ए एक्स और कोस ए एक्स की फॉर्म में, देन हम क्या करते हैं, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स है, दोनों में सेम ही स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो रिप्लेस करने वाला होता है, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर। द डिफरेंस इज हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं बाय माइनस ए स्क्वायर। रिकॉल दिस, हमने ये करा है जिसमें हम सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बाय माइनस ए स्क्वायर। डी के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इन केस वी गेट सेकेंड स्टेप, अगर हमारे पास कोई डी आ जाता है डिनोमिनेटर में, सपोज हमारे पास पी आई है इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस माइनस ए की फॉर्म में, और यहाँ पे साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स है, देन इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर हम जनरल मेथड यूज़ कर लें क्योंकि वो भी ऐसे लीनियर फॉर्म के लिए होता है, और हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास 1 अपॉन डी प्लस माइनस ए, कोई भी साइन है, मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट साइन से। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, इसका अपोजिट साइन, दैट इज माइनस प्लस ए डिवाइडेड बाय डी माइनस प्लस ए, एंड यहाँ पे साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स एज इट इज। ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसमें हमारे पास ये जो डी है ये स्क्वायर में चला जाएगा, एंड न्यूमरेटर में डी आने का क्या मतलब है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, इसमें भी सेम स्टेप फॉलो होना चाहिए, सेम स्टेप एज इन ई रेज टू द पावर ए एक्स। स्टेप 2, जिसमें एफ ऑफ ए अगर ज़ीरो आ जाए तो हमें क्या करना होता है, एक्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हम किसी भी फंक्शन की बात कर रहे हैं और इसमें रिप्लेसमेंट की बात हो रही है और रिप्लेस करने पे जो वैल्यू आती है फंक्शन की डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो आ जाती है, तो स्टेप सब में सेम होगा। हमें क्या करना होगा, एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी न्यूमरेटर में एंड डेरिवेटिव लेना होगा डिनोमिनेटर का, और ये जब तक करना होगा जब तक हमारे पास जो डेरिवेटिव करके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो ना आ जाए। नेक्स्ट, हमारे पास जो फंक्शन की फॉर्म है एक्स रेज टू द पावर एन। अगर फंक्शन ये दे रखा है एक्स की कोई पावर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें टेक आउट द लोएस्ट डिग्री
ऑफ डी कॉमन फ्रॉम एफ ऑफ डी। मतलब एफ ऑफ डी की फॉर्म क्या है, जो जनरल फॉर्म हम लेके चल रहे हैं, दैट इज डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी y is equal to function qx. Then lowest degree of d common लेनी है from f of d. That is ये हमारा क्या है, f of d हमें पता है, this is f of d. इसमें से lowest degree of d common लेनी है, ये 2 है, ये 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, that is डिग्री क्या है इधर 0, तो ये वाला पार्ट हमें कॉमन लेना होगा. Then we get a function v. Second step we get a form 1 प्लस माइनस फंक्शन एफ ऑफ डी रेज टू द पावर -1. वो डिनोमिनेटर में आएगा, उसे हम जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1. देन एक्सपेंड दिस फॉर्म यूजिंग फॉर्मूला. हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको एक्सपेंशन करने के लिए. Here दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे इस एक्सपेंशन के लिए. एफ ऑफ डी को हम क्या मान लेंगे, x, देन इसे एक्सपेंड करेंगे एंड हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. इससे क्या होगा, ये जो d वाला पार्ट है, ये जो d है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में इसके साथ अगर हम फंक्शन x लेंगे तो इसका क्या मतलब है, dx बाई dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. और x रेज टू द पावर n लेंगे तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम इजीली कर सकते हैं. बट अगर ये डिनोमिनेटर में तो हमारे पास ये इजीली नहीं होगा. इधर हमें जनरल मेथड यूज़ करना होगा या फिर ये वाला मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, समाओ सिंप्लीफिकेशन करके और ये एक्सपेंशन करके हम ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं एंड न्यूमरेटर में लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये फॉर्मूला प्लस के लिए. अगर हम माइनस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे -x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस के प्लेस पे 1 आ जाएगा. मतलब ये पूरी टर्म पॉजिटिव में चली जाएगी, मतलब प्लस प्लस प्लस. यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिंग साइन चल रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस. अगर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस, ये भी एज इट इज़, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस, एज इट इज़ साइन प्लस ही रहेगा. ऐसे ही पूरे ये साइंस क्या होंगे, एडिशन वाले ही होंगे बस. अब हमारे पास आता है फंक्शन e रेज टू द पावर ax मल्टीप्लाई v की फॉर्म. इसमें पी की फॉर्म क्या होगी, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेज टू द पावर ए एक्स मल्टीप्लाई वी. और हाँ, वी क्या है, वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. ये कोई भी फंक्शन हो सकता है. इधर अभी हमने जो फंक्शन डिस्कस करे इनमें से किसी फंक्शन की फॉर्म हो सकती है, हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन भी हो. अगर इनमें से कोई फंक्शन है जो भी डिस्कस करे तो हम ये शॉर्टकट फॉर्म से लगाएंगे. बट इन केस कोई दूसरा फंक्शन है तो हम जनरल मेथड यूज़ कर लेंगे. इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा हो जाता है ई रेज टू द पावर ए एक्स बाहर आ जाता है, क्या बचता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए मल्टीप्लाई वी. क्या हो गया, ई रेज टू द पावर ए एक्स तो बाहर आ गया, एफ ऑफ डी में क्या चेंजेस होंगे, डी में प्लस ए हो जाएगा, ये जो ई की पावर में ए है वो ऐड हो जाएगा. एंड देन इवेल्यूएशन किसका होगा, विद रिस्पेक्ट टू वी. मतलब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर किसके लिए फाइंड आउट करना होगा, इस फंक्शन वी के लिए. अगर इनमें से कोई हुआ तो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, अगर कोई दूसरा फंक्शन हुआ देन वी कैन यूज जनरल मेथड. नाउ लास्ट फॉर्म है x मल्टीप्लाई वी. अगर कोई फंक्शन आता है x मल्टीप्लाई वी की फॉर्म में देन पी आई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डी एक्स मल्टीप्लाई वी. ये सिंप्लीफाइड क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एफ डी वी के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस क्या चेंजेस आता है नेक्स्ट, एफ डैश डी डेरिवेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर वी. बेस्ड ऑन दिस हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है तो ये वाला एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस. अब इसे अप्लाई कैसे करना है, सॉल्यूशन तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज सी एफ. कैसे फाइंड आउट होगा, हम सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू एम. एंड हम कौन सा पार्ट लेते हैं, सिर्फ होमोजीनियस पार्ट. तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, डी स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू 0. ये सी एफ के लिए कर रहे हैं. अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या डी तो एम हो गया और y क्या हो गया 1, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. रूट्स क्या आएंगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब रूट्स कैसी हैं, +1 एंड -1. इसको हमने मान लिया m1 और इसको हमने मान लिया m2. दो रूट्स हैं, कैसी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल नंबर है और एक दूसरे से अलग है. तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सी एफ इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर x प्लस c2 ई रेज टू द पावर -x. m1 क्या है +1
तो ये 1 की मल्टीप्लाई x से प्लस x ही रहेगा। m2 क्या है -1, देन -1 मल्टीप्लाई x क्या हो गया -x। ये हमारा आ गया CF। नाउ अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की। देन इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/f(d). f(d) की फॉर्म क्या है, d² - 1 एंड फंक्शन क्या है x sin x। इसे हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम ये वाला मेथड हमेशा प्रेफर करते हैं जो शॉर्टकट मेथड होता है। अब ये क्या हो जाएगा, x 1/f(d) एज इट इज, मतलब d² - 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v sin x। यूजिंग दिस फॉर्मूला ये वाला पार्ट अभी अप्लाई करा, माइनस f(d) मतलब डेरिवेटिव होगा f(d) का। f(d) क्या है, d² - 1। यहाँ पे लिख लेता है f(d) क्या है, d² - 1। f(d) क्या है, 2d। तो ये क्या हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाय f(d) का होल स्क्वायर, दैट इज d² - 1 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा v, दैट इज sin x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x तो बाहर है, पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके साथ चाहिए, sin x के साथ। अब हमें पता है sin x के साथ हमें रिप्लेसमेंट किसकी करनी होती है, d² को रिप्लेस करना होता है बाय -a²। अब sin ax को कंपेयर करेंगे sin x से, इसका मतलब क्या है, a क्या हो गया 1, अब a 1 है, देन -a² क्या हो गया -1, तो d² को किससे रिप्लेस करना है, बाय -1। अब इसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ये क्या बचेगा x 1 क्योंकि sin x के साथ कर रहे हैं d² - 1, d² के प्लेस पे आ जाएगा -1 एंड sin x एज इट इज -2d ऐसे ही रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में इसके साथ अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले डिनोमिनेटर को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। d² को रिप्लेस कर देते हैं बाय -1, ये हो जाएगा -1 - 1 का होल स्क्वायर sin x, क्योंकि दोनों में ही हमारे पास sin x है। अब ये क्या हो जाएगा, x 1/-2 sin x, ये तो आ गया एज इट इज, ये यहीं पे सॉल्व हो गया, इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। -2 कांस्टेंट है, डिवाइड में क्या बचा -2 का होल स्क्वायर, ये -2 इसका होल स्क्वायर है, तो सॉरी ये होल स्क्वायर है, एंड d sin x। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में d एंड फंक्शन sin x का क्या मतलब है, d sin x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x। देन ये क्या हो जाएगा, -x/2 sin x। अब यहाँ पे माइनस है, -2 डिवाइडेड बाय -2 का होल स्क्वायर है, तो ये जो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड d sin x हमें पता है इज cos x। ये कैंसिल हो जाएगा बाय 2, क्या बचा हमारे पास फाइनली, माइनस कॉमन ले लो और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा ब्रैकेट में x sin x प्लस cos x। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो गया। जनरल मेथड लेते तो ये लेंथी हो जाता। नाउ सॉल्यूशन क्या हो गया, हम फाइनली सॉल्यूशन लिख लेंगे CF प्लस PI। CF हमें पता था क्या आया, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x, एंड PI हमारे पास ये आ गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, जिसमें हमने होमोजीनियस वाला पार्ट भी कवर कर लिया। होमोजीनियस के लिए हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना होता है, अगर होमोजीनियस होती तो इतना ही सॉल्यूशन होता, एंड नॉन होमोजीनियस में बस PI ऐड हो जाता है, ये PI वाली टर्म भी हमें सॉल्व करनी होती है। अब हम जब वेरिएबल कोफिशिएंट की बात करते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट की जब बात करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, रिडक्शन कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड्स है वो क्या क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, ये रिड्यूस हो जाएगा सो दैट हमारे पास एक कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, एंड हम उसे सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम कह सकते हैं चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास 1 नॉन सॉल्यूशन होता है, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड लास्ट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है, ये ऑर्डर रिडक्शन के लिए नहीं होता है, मतलब ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए होता है,
दैट इज इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट में कैसे कर रहे हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट में करने के लिए हम ये सारे मेथड यूज़ करेंगे। बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड ऐड हो गया, दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसके लिए हमें CF पता होना चाहिए पहले, एंड देन उससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है फॉर नॉन होमोजीनियस। अब जब हम वेरिएबल कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि उसे कन्वर्ट कैसे करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट में। कन्वर्ट करने के बाद हमें पता है कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए CF एंड PI कैसे फाइंड आउट करना है, एंड देन वी विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट कर सकता है। ओवरऑल वीडियो में हमने क्या देखा